सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं होलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अहमद मंसूर साहब जो कि बीट को कवर करते हैं, हमारी आर्मी की बीट को कवर करते हैं। यकीनी सी बात है आज के इस प्रोग्राम में जो हमारी टॉप स्टोरी है वो यही है कि DGISI की तकर्री के और नोटिफिकेशन के हवाले से जो एक कन्फ्यूजन है वो हमारे सामने है। फवाद चौधरी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। तो अब तक जो चीज़ें हुई हैं क्या वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई हैं? इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और तालिबान, अफगानिस्तान और अमेरिका के जो आपस में इस वक्त सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब, सबसे पहले तो DGISI का नोटिफिकेशन जो है वो ताहाल जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। मुलाकातें भी हुई हैं, सब कुछ भी हुआ है। व्हाट डू यू से ऑन इट? ये एक जो आपने बात बताई है और जो मैं सुन रहा था उसके मुताबिक तो अभी इसमें कुछ मशावरत की ज़रूरत है और फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि ये कानून और आइन के मुताबिक होगा सब कुछ। ज़रा अगर वो उनकी जो गुफ्तगू है अगर वो पहले एक दफ़ा सुन लें तो फिर शायद लतीफ़ साहब हमारी इस हवाले से रहनुमाई कर सकते हैं, अगर वो आप सुनवा दें तो। जी फवाद चौधरी साहब का शॉर्ट चला दें। जी समी साहब, आपने फवाद चौधरी साहब का शॉर्ट सुना है। वो कह रहे हैं जो भी होगा इत्तेफाक राय से होगा और अभी तक भी इत्तेफाक राय ही है। देखें इत्तेफाक राय तो नहीं है। जो उन्होंने बात कही कि उनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जाहिर है वो यही कह सकते थे, वो ये तो नहीं कह सकते कि ताल्लुकात अच्छे नहीं है। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि तवील मुशावरत हुई, वज़ीर आज़म साहब कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, बाजवा साहब कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। जो जो असल सवाल है कि अभी 70 साल 72 साल पता नहीं कितने साल गुजरने के बाद भी हम अभी हैं कि वज़ीर आज़म साहब ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, आर्मी चीफ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। जो गुफ्तगू से मुझे लगा कि ये जो मामलात हैं ये सेटल्ड नहीं है। अभी तक कोई कहीं ना कहीं या कोई बहाम है या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह उन्होंने ये कहा कि कानून और आइन के मुताबिक होगा और किसी और ये बिल्कुल अभी इसमें मुशावरत होगी। तो ये शायद लतीफ़ साहब ये जो सारा मामला है हमें तो ये बताया गया, ISPR की तरफ से भी बताया गया कि जनाब वो हैं और अब चार्ज संभालना है। फिर ये सारी अब ये खबरें आ रही हैं कि वजीर क्रिएट कर रहे हैं, आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, रात को गुफ्तगू हो रही है। यू थिंक कि ये चीज़ें जिस वक्त पाकिस्तान इतने मसाइल में घिरा हुआ है, तालिबान है, अमेरिका है, चाइना है, CPEC है, न जाने क्या कुछ मुल्क के अंदर इतनी महंगाई है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं और उसमें ये तकर्रियों के मामले पर ही हमारा जो मामला ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम 5, 10, 15, 20 साल फिर पीछे चले गए हैं। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह ये सारा मामला पब्लिक के सामने तो आना ही नहीं चाहिए था। एक तरीक़ाकार है और आज तक तकरीबन तमाम जो हुकूमतें हैं वो DGISI की तब्दीली करती रही हैं। तो वो तरीक़ाकार बड़ा सीधा साधा है, यानी ये खालिसतन आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान होता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मामला कैबिनेट में भी क्यों लेकर जाया गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और आर्मी चीफ ने हमेशा जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू नाम दिए उसमें से DGISI जो उन्होंने प्रपोज़ किया वो चुन लिया गया। कभी भी इस पर आपस में इख्तलाफ नहीं हुआ। तो न जाने इस चीज़ को क्यों बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। कौन लोग हैं जो इसमें खामखा एक चाय के प्याले में तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई भी इनमें से चीज़ जो है ये कोई ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन शायद नदीर साहब आप कह रहे हैं कि चाय की प्याली में तूफान और आप ऐसा कह रहे हैं कि जैसे ये कोई मामला नहीं था, लेकिन ये तो बड़ा संगीन मामला है और ये जो DGISI का तकर्रर है उस पर
बाकायदा निगोशिएशंस, गुफ्तगू, और ये तो फैज हमीद साहब की बड़ी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। उन्होंने अभी ये जो तालिबान और सारा मामला उसमें उन्होंने डिलीवर किया, और जो जिनका कमांडर वो एक बड़े ज़बरदस्त, उनकी जो शोहरत है वो एक बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये सब कुछ हुआ। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं, आपने फरमाया कि वो एक आपस में गुफ्तगू होती है, मुशावरत होती है, नाम जाते हैं। तो ये जो सारा मामला हुआ है इसमें ये चाय की प्याली में तूफान तो नहीं है, ये तो एक बड़ी संगीन सूरत हाल है, और पूरी कौम के सामने ये बात आई है। तो ये तो अब ऐसे यानी इसमें कहीं ना कहीं किसी की कोई गलती तो है, या माजी में जैसे कोई जंग होती थी तो ये कह दिया गया कि दोनों तो ठीक काम कर रहे थे, अब भी इसी तरह ही काम खत्म होगा कि बस दोनों ही ठीक थे, सिर्फ पाकिस्तान की कौम गलत थी, या हमारे कान गलत चीजें सुन रहे थे, या सोशल मीडिया बोल रहा था, बाकी सब अच्छा अच्छा की रिपोर्ट है। ये आपकी आखिरी बात मुझे समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि ये जो कुछ भी बात हो रही है, एक सिचुएशन क्रिएट हुई तो उस पर बात हो रही है, और ये सिचुएशन क्रिएट तो वज़ीर-ए-आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब के बीच में हुई है। ना इसमें कोई ब्लॉगर का कसूर है, ना सहाफियों का कसूर है, हम तो सिर्फ इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। देखें जी, ये देखना चाहिए कि ये क्यों इतना मामला बिगड़ गया। मामला तो सिंपल था और हमेशा से एक तरीके के तहत बड़े आसानी से होता आया है, तो इसकी फौरी तौर पे देखा जाना चाहिए कि ये बिगड़ क्यों गया है, जबकि इसको बिगड़ना नहीं चाहिए था। और फिर एक मुलाकात हुई है कल, जिसका हमें सबको मालूम है। तो उसके बाद जब नाम भी जा चुके हैं, मुलाकात भी हो गई है, और कहा भी जा रहा है कि दोनों जो कि एक पेज में हैं, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, तो फिर इस मामले को बिगड़ने क्यों दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये फौरी अनाउंस होना चाहिए, और इसकी तहकीक भी होनी चाहिए कि ये मामला इस तरह उठ के इसको बिगड़ने क्यों दिया गया, इस तरह ये पब्लिक के सामने क्यों आया, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तहकीकात की आपने बात की है। अहमद मंसूर, आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या सिचुएशन है, क्या प्रिवेल होगा? और बड़ी एक ये जो भले इसको जितना मर्जी फाइट करते रहें और बयान ही आते रहे, नहीं जी कुछ नहीं है, कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है, लेकिन जो कुछ हुआ है, जो डैमेज हो चुका है, अब उसको रिपेयर कैसे होगा? ये आप व्हाट आर यू हियरिंग? समी साहब, बिल्कुल ये फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि ये सोशल मीडिया पे क्या सराहियाँ हुई हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया पे क्या सराहियों को जन्म दिलवाया गया है, ये सारा कुछ ये माहौल बनाया गया है, तो ये नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल एक प्रोसीजरल इशू था। फैसला डेफिनेटली आप जितना भी कह लें, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, लेकिन वो अपना इख्तियार कैसे एक्सरसाइज करते हैं, माजी में भी सामने है। आर्मी चीफ अपनी जो प्रपोजल है, उनके जो जनरल्स हैं उनमें से उन्होंने चुनाव करना है, और असल जो कप्तान हैं इन सारे मामलात के, फौज के और ISI सिक्योरिटी के मामलात के, तो आर्मी चीफ हैं। किस अपने खिलाड़ी को कहाँ लगाना है ये फैसला उन्होंने करना है, और मशवरा प्राइम मिनिस्टर को देना है, उन्होंने अपना इख्तियार एक्सरसाइज करना है, माजी में होता आया है। और आप इस मामले में भी देखेंगे कि पहले एक मुलाकात होती है आर्मी चीफ की और वज़ीर-ए-आज़म की, उसके बाद ISPR की तरफ से पोस्टिंग ट्रांसफर आउट हो जाती हैं। उसमें बाकी जो नोटिफिकेशन है वो तो एक प्रोसीजरल इशू था, वो जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको एक इस तरीके से उसको यहाँ तक ले आया गया कि अभी तक जारी नहीं हुआ और इसमें कोई मामला है और ये खुश असलूबी से हल हो जाएगा, यानी अभी हल नहीं हुआ, और इसमें तरह तरह की बातें, और कहाँ तक ये बात आ गई, चौक में आप ले आए हैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। समी साहब, ये मामला किसी सूरत इस बहस में आना नहीं चाहिए था, ये ले आया गया है, और इसका जो जिम्मेदारी है डेफिनेटली ये मिस हैंडलिंग भी है, और इसमें जो जैसे ये एयर मास्टर साहब कह रहे हैं, इसकी तहकीकात होनी भी चाहिए। अब समी साहब, ये कोई IG पंजाब की पोस्टिंग ट्रांसफर तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या उन्होंने करना है। आर्मी चीफ का इसमें रोल आप है, उनकी इसमें मंशा मर्जी और उनकी तो जो अहमियत है वो तो चलनी है। फैसला हुआ है और उसके बाद आपने इसको एक
प्रोसीजरल इशू है नोटिफिकेशन का, उसको आपने इतना ज़्यादा लटका दिया और अभी तक ये जारी नहीं हुआ। और जहाँ तक समी साहब इसमें बात आ जाती है चॉइस की और बाकी अपनी मर्जी की कि मेरी मर्जी नहीं है, तो कोई ये उस्मान बुज़दार साहब की जो पोजीशन तो नहीं है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कहें कि बस वो बाकी पूरी दुनिया कहेगी कि वो तब्दील होने चाहिए, उन्होंने कहा कि मेरा इख्तियार है नहीं तब्दील होने, और वो नहीं हुए क्योंकि वो उनका इख्तियार था उनकी पार्टी का। ये तो एक आपकी फौज, आपके अदारे, उनकी अपॉइंटमेंट का ये तो ज़ेर बहस आना नहीं चाहिए था। ये एक बहुत गलत जगह पे चीज़ आई है और अभी मुझे नहीं अंदाज़ा कि इसके मतलब असरात कहाँ तक जाएंगे और ये कैसे सेटल होगा। डैमेज हुआ है, ये हमें मानना चाहिए कि इस सारे जिस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया गया है इसका नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें अहमद मंसूर एक चीज़ ये ज़रा इस पे अगर आप बयान फरमाएं कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही एक थिन मेजॉरिटी पे है और ये सामने था कि जब सेनेट का तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त दी। तो अब एक और सिचुएशन जो है कि अगर किसी वजह से कोई इत्तेहादी नाराज होता है, अगर किसी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत पे कोई फर्क पड़ता है, तो ये तो फिर एक स्पेकुलेशन को लीड करेगा कि जनाब वो तो एक मामला खराब हो गया था। क्योंकि जो एक इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तान की फोर्सेस पर, जो दुश्मन की एजेंसियां लगाती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर वो पॉलिटिशियन जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा जिनके बैरूनी राब्ते हैं हुक्मरानों के साथ, जो हमेशा ये इल्ज़ाम करते हैं, नून लीग ये हमेशा बात करती है, पीपल्स पार्टी भी ये बात करती है। तो ये इस सारी सूरत हाल में पूरा जो एक जो तैनाती है उसने पूरे मुल्क के अंदर जो एक स्टेबिलिटी का एलिमेंट था या जिस तरीके से हम चल रहे थे उस सारे को बिल्कुल अहमद मंसूर आप समझते नहीं है ये? समीर साहब बिल्कुल इसमें अदारे के अंदर भी एक ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें आएंगी और एक तासुर आएगा कि ये फैसले जो हैं ये इसमें ये रुकावटें आ रही हैं और एक जो स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए पोस्टिंग ट्रांसफ़र की, उसको इस तरह एक पब्लिक में डिबेट में ले आए गए हैं। अगर हर बंदा मशवरा दे रहा है कि फ़लाँ होना चाहिए, फ़लाँ नहीं होना चाहिए, ये आर्मी चीफ नेक्स्ट होना चाहिए। समीर साहब ये चीज़ें जो हैं ये नुकसानदेह हैं। लेकिन जो आपने बात की है समीर साहब, खान साहब की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो क्या थी अब तक, वो यही थी कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अदारे सेम पेज पे हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं वो एक होता है। इस तासुर को रद्द करके आज अपना नुकसान नहीं किया खान साहब ने, उनकी हुकूमत ने। और देखें उसमें तो जो आपने मिसाल दी कि वो तो खुद थिन एक मेजॉरिटी पे खड़ी है। बलूचिस्तान में आप देख लें क्या पोजीशन है इस वक्त, वहाँ पे अगर ये जो इसी तरह अदम एतमाद का मसला जाता है तो हुकूमत तो वहाँ पे टॉपल हो गई। पंजाब में सिर्फ जस्ट चौधरी जो हैं वो साइड पे हट जाएं तो पीपीआई की वहाँ पे कोई मेजॉरिटी नहीं है। मरकज़ में भी आप देख लें 2-3 जो इत्तेहादी हैं वो इस तरह के जैसे हालात, वो तो मौके की तलाश में होते हैं। तो वो अगर देखेंगे कि नहीं ये तो जो आपस में जो सेम पेज वाली कहानी है वो नहीं रही और सारा, तो यहाँ भी वो, तो उन्होंने किसको कमज़ोर किया? ये बड़ी एक अजीब सी एक साइंस समझ नहीं आ रही कि यहाँ तक ये इस तरह के मामले को लेके ख़राब करके मिलेगा क्या। ये जो हुकूमत का नुकसान है, इदारों का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। इसमें मुझे तो भला किसी का भी नहीं लग रहा इस तरह के जो इक़दाम किए गए हैं और इस तरह की जो बहस जो है उसको यहाँ तक पहुँचाया गया है। अच्छा बिल्कुल अलीना, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं शायद लतीफ़ साहब से ये सवाल करना चाह रहा था कि बहुत सारे जो हमारे एक तासुर था नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मरियम साहबा के हवाले से कि वो पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद करती हैं, हमारे जर्नैलों पर तनकीद करती हैं, पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद करती हैं। और इमरान खान साहब का जो एक सबसे बड़ा जो एक एज था वो ये था कि वो पाकिस्तानी इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। और क्योंकि मगरब में बहुत को पता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड जो मामलात हैं उन पर जो फौज की जो इनपुट है जैसे पूरी दुनिया में होता है उसको वो बड़ी संजीदगी से लेते हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आप एक सर्विसेज, आप सारी लाइफ आपने गुजारी, बड़ी ऑनरेबल तरीके से आपने अपनी सर्विसेज की हैं। व्हाट डू यू थिंक एज एक्स सर्विसमैन कि ये जो एलिमेंट आया है जिसमें इमरान खान साहब ने बिल्कुल परवाह नहीं की कि खबर कोई जाती है जाए, और उन्होंने कानून और आइन का मसला बना के इस वक्त बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्टिग्मा लगाया है पाकिस्तान आर्मी चीफ को। आप एज एक्स सर्विसमैन हाउ डू यू फील कि ये जो कुछ हुआ खान साहब को करना चाहिए था?
सॉरी जी, सवाल क्या है आपका? समीर साहब दोबारा सवाल कीजिएगा। अलीना, मेरी शायद आवाज नहीं जा रही, उन्हें तो आप जरा वो सवाल अच्छा, कर दें जो मैंने शाहिद साहब बोला। बेसिकली समीर साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब को ये जो उन्होंने सब कुछ किया, क्या उन्हें करना चाहिए था? बहुत बेहतर होता कि चीज़ों को पहले ही कंट्रोल कर लेते, क्योंकि इस तरीके से तो जो उन्होंने किया है, इस तरह तो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर एक दाग लगाने वाली ही बात है। और मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बोलते रहे हैं आर्मी के बारे में। अब इमरान खान साहब अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो इससे तो बहुत गलत पैगाम जाएगा। बिल्कुल जी, डैमेज तो हुआ है। अब इसको रिपेयर फौरी तौर पे करना चाहिए, वरना वो जो ये मिसाल कोई अच्छी नहीं है। यानी एक तरफ से मामला इतना सिंपल है और फिर इसके ऊपर कितनी जो गैर ज़रूरी बहस और मुबाहसे हो रहे हैं, और ये क्यों होने दिए गए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि फौरी तौर पर इसको ख़त्म करें, इसकी नोटिफिकेशन की जाए, और मामले चूँकि बड़े क्लियर हैं तो इसमें मज़ीद देर नहीं होनी चाहिए, वरना जिन लोगों की तरफ से अगर ऐसी कोई शरारत की गई है उन्हें मज़ीद इसको बिगाड़ने का और मौका मिलेगा। जी सर, समीर साहब। अच्छा, अहमद मंसूर, फवाद चौधरी का ये हिस्सा कि ये कानूनी मुशावरत के मुताबिक होगा सब कुछ, ये तो ऐसा लगता है कि अभी मुशावरत बाकी है। आप समझते हैं कि जो रात की मीटिंग थी इससे कोई नतीजा निकलेगा? क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया, दिन गुजर गया सारा आज का, रात की मीटिंग भी हो गई, तो अभी वसीउल बुनियाद होगा, तो इसका मतलब है कि ISI चीफ मौजूदा जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। समीर साहब, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग आउट हो चुकी हैं उन पे अमल होगा, और ये जो मुलाकात हुई है ये तो बेसिकली एक डैमेज कंट्रोल की उस हवाले से है कि ये जो चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं, इसको एक नोटिफिकेशन का मामला बना दिया गया है, उससे निकलने की एक कड़ी हो सकती है कोशिश और आगे चलने की। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुकी हैं उनमें कोई रद्दोबदल होगा, और अभी जो इस मुलाकात में हो सकता है कि इत्तेफाक भी यही हुआ हो कि अगर आप समझते हैं कि कोई प्रोसीजरल इशू है या आपने उसको अडॉप्ट करना है प्रॉपर, जो पहले भी हो रहा होगा उसको एक और अंदाज से करना चाहते होंगे, वो हो जाएगा। लेकिन एक नई समरी निकालने में कितना वक्त लगता है? मुलाकात तो कल से हुई है। बिल्कुल यही बात है, इसी वजह से थोड़ी सी एक उसमें ज़्यादा अबहम भी पैदा हुआ कि देर क्यों की जा रही है। आप फिर जब आप एक चीज़ तय हो चुकी है सुली तौर पे कि यही होना है, अगर हो चुकी है तो उसमें फिर कोई चेंज नहीं होनी, तो फिर एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपने टाइम क्यों लिया? इसी वजह से ये चीजें सारी बनी हैं, तो इस चीज को मजीद खराब करने वाली बात है ये। तो उसको खास तौर पे फिर कैबिनेट में आप डिस्कस कर रहे हैं, और कैबिनेट में फिर और जो मिनिस्टर्स हैं वहां उस पर तबसरे करेंगे, उसको लेके फिर सोशल मीडिया पे डिबेट और होगी। तो आप ये इस चीज को किस लिए खराब कर रहे हैं? ये अभी तक समझ से बालातर है इस चीज में। अब जैसे अभी कुछ जगहों पे इतलात आनी शुरू हुई हैं, सोशल मीडिया पे भी ऐसे कि 11-12 बजे आज ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो पहले हो जाता तो क्या मसला था? अगर बाद में भी उसी तरह ही उसी अंदाज से होना है तो आपने इससे क्या कमा लिया? जी समीर साहब। अच्छा, इसमें एक और सवाल है कि ये जो कही जा रही है बात के आइन और कानून के मुताबिक होगा, ये प्रोसीजरल इसमें कोई एरर हो सकता है, ये जो अब इसमें प्रोसीजरल एरर जो है वो उसका जो ब्लेम है वो तो हुकूमती हलकों की तरफ से सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो मैंने ब्लॉगर्स और बहुत सारे जो देखे हैं वो तो फौज के सरबराह पर आ रहा है। तो ये कितना डेट्रीमेंटल है इसको, क्योंकि आप डिफेंस कवर करते हैं आपकी, और ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे के लोग हैं, एक्स जो लोग हैं या जो सर्विंग लोग हैं उनसे बात होती है, तो इट विल इम्पैक्ट कैसा ये होगा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की शख्सियत के हवाले से, उनकी जो पोजीशन है, क्या वो पोजीशन कहीं ना कहीं कोई आप देख रहे हैं कंप्रोमाइज होती है, आपको नजर आ रही? देखिए, ये एक इशू तो बना ना कि एक जो पूरा अदारा है और आर्मी चीफ की जो पोजीशन है उस पर सवाल उठवाए गए इस हवाले से। लेकिन देखें समीर साहब, आप जब कोई भी आप बात करते हैं तो आप माजी की एग्जांपल्स भी तो देखते हैं, रवायात क्या हैं। तो रवायात पाकिस्तान में DG ISI की तकर्री की यही इसी तरीके से रही हैं कि मुशावरत होती है, और ISPR मोस्टली माजी में भी अनाउंसमेंट्स करता रहा है पोस्टिंग ट्रांसफ़र की। तो इसमें कोई बड़ी, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस
चाह रहा था कि इस बार ज़रा हट के हो और वो उसमें हो, तो वो पहले से उनको अपना बता देना चाहिए था, तो वो अपना उसको प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लेते। लेकिन देखें, जो जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनको डेपुटेशन पे भेजना है, वो आर्मी कमांडर तो उनके आर्मी चीफ हैं, फैसला तो उन्होंने लेना है कि मेरा ये जो कमांडर है वो यहाँ आएगा और ये जनरल्स यहाँ आएगा, इस जिम्मेदारी पे आएगा। तो उनकी मुशावरत और उनकी मर्जी के बगैर ये चीज़ें हो नहीं सकती। माजी में भी आपके सामने है और अभी भी। और बाकी रही बात, इख्तियार को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन वज़ीर आज़म का इख्तियार का ये मतलब तो नहीं है कि उन्होंने अकेले ने ये फैसला कर लेना है कि ये ऐसी पोस्टिंग है। उन्होंने उसी चेन ऑफ कमांड में ही जाना है। वो आर्मी चीफ भी तो उन्हीं की टीम में है, तो उन्हीं का मशवरा यहाँ पे चलना है। यहाँ पे किसी आईजी पुलिस का मशवरा नहीं चलना कि उनकी मर्जी से डीजी आईएसआई लगाना है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है और इसमें जो एक तासुर देने की कोशिश की गई है, ठीक नहीं है। इस बहस को खत्म होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं, मैं मंसूर एक सेकंड, आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो भी लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जो भी पाकिस्तानी फौज का सिपाही या जर्नैल है, उसके कमांडर जो हैं वो पाकिस्तान की फौज के सरबराह हैं। तो अगर किसी ने कहीं पे भी जाना है, एफसी में जाना है, वापदा में जाना है, या आईएसआई का सरबराह भी लगना है, भले वो वजीर आजम साहब की या किसी और की डिस्क्रिशन हो सकती है, लेकिन उसकी फिर हतमी मंजूरी तो प्राइम देगा ना, कि अगर उन्होंने उनकी डेपुटेशन को अप्रूव किया तो इसका मतलब ये है कि ये कोई सोलली कोई वज़ीर आज़म साहब का इख्तियार नहीं है। ये बड़ी आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मिस्टर ए विल बी आईएसआई चीफ, तो वो तभी हो सकता है जब आर्मी के सरबराह बतौर आर्मी सरबराह उसको अप्रूव करें कि हाँ ठीक है, मेरा ये कमांडर आप वहां पे लगा सकते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। बिल्कुल। और इसमें आप देख लें कि जो मौजूदा डीजी आईएसआई थे जनरल फैज़ हमीद, अब उनकी भी अब पोस्टिंग ट्रांसफ़र तो होनी थी, ड्यू थी। आप भी सारे मामले को जानते हैं कि फ़ौज में एक पूरा एक प्रोसेस है, एक अमल है। तो वो आर्मी चीफ ने जब अपने इस जनरल को कहीं कोर में लगाना है, तो वो डेफिनेटली पोस्टिंग ट्रांसफ़र तो ड्यू हो गई। अब देखिए सारी आपस में मुंसलिक हैं कि ये पेशावर में गए हैं, पेशावर जो कराची के हैं वो आईएसआई में उनकी ट्रांसफ़र हो रही है, जो एनडीयू के प्रेसिडेंट हैं वो कोर कमांडर कराची लगे हैं। तो ये सारा ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पर मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक और चीज़ भी चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जो समरी के नाम थे वो कम थे। कुछ इस सवाल से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा समीर साहब, बेसिकली ना एक सोशल मीडिया पे और ख़बर चल रही थी, वो थी समरी के हवाले से। कहा गया था जो नाम दिए गए हैं वो काफ़ी नहीं है समरी में, कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी अहमद मंसूर, अमूमी तौर पर तो ये बिल्कुल, चाहे जितने भी नाम होते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो उसमें सलाह मशवरा किया जाता है, वज़ीर आज़म साहब की डिस्क्रिशन होती है, लेकिन वो डिस्क्रिशन मशवरे पर पाबंद होती है। मिसाल के तौर पे जैसे जब कमर जावेद बाजवा साहब की तैनाती हुई थी, तो कियानी साहब उन्होंने जो राहिल शरीफ साहब थे उन्होंने कोई और नाम उन्होंने रिकमेंड किया था, लेकिन वो जो मंजूरी आई थी वो जनरल बाजवा साहब के नाम की आई। सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उनके मुताबिक ये है कि ये 3 नाम होने चाहिए थे और उसमें वज़ीर आज़म साहब चुनते हैं। लेकिन ये बातें भी चल रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर कि उन्होंने कैबिनेट मेंबर्स को ये बात बताई है कि मैं समझता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसमें जनरल फैज़ को 6 महीने के लिए अभी कंटिन्यू करना चाहिए, और वो अभी उनकी कंटिन्यूटी चाहिए। तो ये जो मामलात हैं इस तरह के, वज़ीर आज़म हैं, क्या वो अकेले फैसला कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी चाहिए? इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव डिसीजन जो हो। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, इससे तो सोशल मीडिया को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि बड़ी गंभीर सूरत हाल है। ये एक जो वहाँ कॉन्फ्रेंस के जो फैसले हैं जिसमें वो आपने पूरा जिक्र किया, पूरी एक चेन है, तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे तो कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कोई इस चीज़ पर कोई हटने के लिए तैयार हैं। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं उनकी रोशनी, मुझे नहीं पता ये कितनी सच है और कितनी झूठ।
समी साहब, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं उसमें लग यही रहा है कि ये फिर जो हुकूमती जो हल्के हैं उनके जो करीबी वहीं से आ रही हैं, फीड की जा रही हैं। और ज़ाहिर बात है कुछ जर्नलिस्ट के पास अपनी इन्फॉर्मेशन भी होती है, और कैबिनेट में जब आप खुलेआम बात करेंगे और वहाँ पे 40-50 लोग हैं तो चीज़ें निकल आएंगी। आप इस तरह की चीज़ें कैबिनेट में क्यों डिस्कस हुई हैं, इस ये सोचने की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि ऐसा है तो जो ये तो उनका एक फोरम मौजूद है, वो आर्मी चीफ जो आपकी जो क़यादत है, फ़ौजी क़यादत है, उनके साथ बैठ के ये चीज़ें तय कर सकते हैं। ये पब्लिक में लाना और कैबिनेट में सुनाना और इस तरह ये समझ से बिल्कुल इसकी मंतक नहीं बनती। और जो आपने आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से बात की है, वो जो समरी है वो सीनियर मोस्ट जनरल्स की जाती है आर्मी चीफ बनने के लिए। उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास उसका इतनी अहमियत नहीं होती कि जो जाने वाले आर्मी चीफ हैं किसको रिकमेंड करते हैं। वहाँ पे पूरा एक इख्तियार आर्मी चीफ अपना एक्सरसाइज करते हैं। ये पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं, यहाँ पे कौन कहाँ पे जो बेहतर है, किस बंदे को किस पोजीशन के लिए तैयार किया गया है, उसका पिछला पूरा कैरियर यहाँ तक पहुँचा है तो DGI लगे हैं। किसी अफसर का कैरियर इस तरह लेके जाया गया है कि वो एयर डिफेंस को कमांड करेंगे। ये फौज का पूरा एक निज़ाम है, ये तो नहीं है कि हर को आप ले आएँ और वहीं पर लगाएं। तो इसमें आर्मी चीफ की जो बात है, उसका उनका जो मशवरा है, उनकी जो प्रपोजल, उसकी अहमियत है। और जैसे मैंने पहले भी बात की, जब ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र अनाउंस हुई उससे पहले आर्मी चीफ की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। उसमें यकीनी तौर पे ये चीज़ें कैसे हो सकता है कि डिस्कस ना हुई हों, वहाँ पे इसको क्यों नहीं हल किया गया इस चीज़ को, कि अगर बाद में इसको इस तरीके से लेके जाना था कि जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं उसको अहमियत देनी थी कि ये प्रोसीजर पहले पूरा होना चाहिए। जबकि प्रोसीजरल जो चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन जारी होना बिल्कुल ही मामूल की बात है। अगर दो बड़े हैं, उनके मीटिंग हुई है, उसके बाद पोस्टिंग ट्रांसफ़र अनाउंस हो गए हैं, फिर ये चीज़ें जो हैं ये बनती नहीं हैं। इसीलिए इसको हम चाय की प्याली में तूफ़ान सोशल मीडिया के जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं डाल सकते, हम मुबर्रा नहीं हो सकते अपने आप को डाल के। ये चीज़ें यहाँ तक नहीं आनी चाहिए थी। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आई हैं, इनसे नुकसान हुआ है और इस नुकसान के असरात जो हैं वो सामने हैं। और अभी तक, अब जब तक नोटिफिकेशन अब नहीं होता, अब यकीन भी कोई नहीं करेगा कि ये आगे बात कहाँ जाती है। अच्छा शायद लतीफ़ साहब, आप बड़ा इम्पोर्टेंट आपका रोल रहा है, आपने बहुत करीब से आप कमांड करते रहे एक तरह की। तो ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जो फैसले हैं, जिसमें पूरी एक चेन है ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स की, अगर वो फैसले वापस होते हैं किसी वजह से, आर्मी चीफ या कोई भी ये फैसला करता है कि ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप? जो हमारा जो मॉरल एक ताकत होती है जो फौज के अंदर, जिस तरीके से सारे मामला हैं, कहीं वो थोड़ी उसमें तब्दीली आती है, मजीद ताखीर होती है, तो आप उसका कोई इम्पैक्ट देखते हैं जो हमारे जो जवान शायद हैं? मैं सवाल करती हूँ जो समी साहब सवाल कर रहे हैं। समी साहब कह रहे हैं जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसले होते हैं और अगर उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है, और जो हमारी फौज का मोरल है, इससे तो फौज का मोरल जो है वो तो डाउन होगा। थोड़ा उस पर रोशनी डालें। नहीं जी, जो फैसले होते हैं उन पर तो अमल दरामद होता है और करना होता है, क्योंकि वहाँ पे आप अपना नुक्ता नज़र तो देते हैं, मगर फाइनल फैसला वही होता है जो एज अ होल वहाँ अनाउंस किया जाता है। तो उस पर ये हो नहीं सकता कि उस पर अमल दरामद ना किया जाए। जी समी साहब, ठीक हो गया। अच्छा अमल, तो फिर अपना ये अहमद मंसूर, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात मास्टर साहब ने कि जो फैसले हो जाते हैं, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सारी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, ये जो आला सतही जो इजलास था उसमें ये सब चीजें एग्रीड हुई, और ये कोई जनरल कमर जावेद बाजवा का इंडिविजुअल फैसला नहीं था। इसमें सारी की सारी जो आर्मी कमांड है वो शामिल थी, और ये सारी पोस्टिंग ड्यूज भी थी, है ना, ये बता रहे हैं, ड्यू थी ये सारी की सारी, बिल्कुल शामिल थी। और पता होता है, और उसमें अदारा जाती डिसीजंस हैं, लेकिन इसमें आर्मी चीफ है और वो उसने ही, वो असल कप्तान है, उन्होंने डिसीजन लिए हैं और कोर कमांडर्स ने बैठ के सारी चीज़ें देखी। उन्होंने तो फिर ये देखा कि आगे चलना कैसे है, इस वक्त के जो हालात हैं वो उस पर बात होगी, जो मुल्क को चैलेंजेस हैं उसमें सारी बात होगी कि सब ने जो जहाँ जहाँ है उसने करना क्या है। अब ये चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने तो नहीं करनी, उनको ना इन डेप्थ ये बताया जाएगा कि ये सारे इकदाम स्टेप बाय, उनको तो एक मोटी बात बताई जाएगी, और ये मोटी बात वाली बात है कि जनाब ये चीज़ें हुई हैं, ये हम करने लेकिन मोटी बात की बात नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मंसूर, जो एक कोर क्वेश्चन है
क्या आपको लगता है कि फिर वजीर आजम साहब ने क्यों ये मामला खड़ा किया है कि मेरी चॉइस है? किसको वो खड़ा करना चाहते थे? वो जाहिर है फैज साहब को वो भी कंटिन्यू करवाना चाहते थे। तो ये क्या आप मतलब इसका क्या मतलब है? ये जो बहुत बड़ा, ये तो जो हमारे जो एक न्यूट्रलिटी है हमारी एजेंसीज की, जो हमारे जर्नैलों की, ये तो एक तरह से खुद वज़ीर आज़म साहब उस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आपको? इसका गलत ही हो, लेकिन इम्पैक्ट तो लगता नहीं है ऐसा ही होगा। बिल्कुल समीर साहब, ऐसा ही है। ये सवाल बड़ा है और इसका जवाब तो वज़ीर आज़म साहब ही दे सकते हैं कि उन्होंने इस तासुर को, इस चीज़ को खुद क्यों ज़ायल होने में किरदार अदा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पे है और हर चीज़ बड़ी खुश उसलूबी से चल रही है। इस चीज़ को रद्द करने में किरदार क्यों अदा किया? ऐसा क्या हो गया? ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। और ऐसी ख़ास तौर पे जो लिंक कर रहे हैं अफगानिस्तान के मामलात में, और सारा ISI इदारा तो नहीं चला जाएगा जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ पेशावर, वो तो यही है, वो स्ट्रक्चर सारा यही मौजूद है, फैसले यही हैं, उनका पूरा जो निज़ाम है यही है। जो नए जो कमांडर उसके आएंगे वो इस अदारे को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। तो अदारे में जनरल साहब जब यहाँ पे आए थे तो ISI तो पहले से था ना, तो उन्होंने इनको सपोर्ट किया, सब मिलके एक चैन की तरह चलते हैं। और सारा तो ये तो कहना कि जब चेंज आएगी तो वो आपकी पॉलिसियां बिल्कुल बदल जाएंगी और सारा वो बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं समझता कि ऐसा है, बल्कि इससे बात और आगे जाएगी। और ये तो इस सारे मामले में, इन अदारों में ये एक आम मामूल का मामला है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। कहीं ऐसा नहीं होता कि आप शख्सियात को अदारों पे आप मुंसलिक कर दें कि वो यहाँ नहीं होंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये तासुर जो है ये बजाते खुद भी कोई अच्छा तो नहीं है। जी समीर साहब, आपका मतलब है कि ये सारा एक बड़ा डेट्रीमेंटल होगा, और ये जो हमारी यानी जो एक इदारा है, इससे तो ऐसा लगता है कि इदारे की कोई हैसियत नहीं, यहाँ पे जो वो मैटर कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले में मंसूर आपने कोई जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से भी कोई बात सुनी? वो उनकी क्या पोजीशन है, वो क्या कहते हैं? चलिए ठीक है, मैं चाहूँगी कि आप इस सवाल का जवाब दें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जो ब्रेक से वापस आते हैं, जो समीर साहब ने सवाल किया है हमीद साहब के हवाले से कि इस सारी सिचुएशन में उनका क्या कहना है, इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब, मज़ीद क्या आप सवाल करना चाहेंगे अहमद मंसूर साहब से? जी नहीं, मैं बस अनवर इकबाल साहब ने अगर हमें ज्वाइन कर लिया है तो मैं चाह रहा था कि अगर वो हमें थोड़ा सा ये बताएं कि वाशिंगटन से वो देख रहे हैं सारी ये सिर्फ हम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी वो कनेक्ट नहीं हुए। अच्छा, वो कनेक्ट। अहमद मंसूर, ये सारी जो सूरत हाल है, ये अगर वो जनरल फैज साहब को अफगानिस्तान की वजह से रखना चाहते हैं तो ये जो तकर्रियों का इशू है, तो अब तो अपने मामला ठीक करने पर फोकस होगा सारा। तो ये अफगान इशू तो फिर वैसे ही हाथ से निकल जाएगा। अभी एजेंसी और ये हमारे सारे इदारे ये तो अपने इश्यूज में पड़ गए हैं इस सारे मामले में इस वक्त, और वहाँ पर तो अल्लाह ही जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल इसमें नुकसान तो होता है, लेकिन बहरहाल हमें ये इत्मीनान तो रहना चाहिए कि इदारों का जो स्ट्रक्चर है उसमें नीचे जो पूरा एक सिस्टम है वो तो काम कर रहा है। तो बहरहाल इससे फ़र्क तो पड़ता है, चेंज ऑफ कमांड में इस तरह की चीज़ें आ जाएं, डिस्कशन का लेवल, प्रेशर आ जाता है, सारा एक जो सूरत हाल डेवलप हुई है। और आपने वक्फे से पहले जो जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से बात की थी कि वो पेशावर में कोर कमांड करेंगे, जिस तरह ये सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अनाउंस हुई हैं उसमें, तो ये उनकी मतलब, और वो क्या सोचते हैं? और ये बिल्कुल समीर साहब ऐसा नहीं होगा कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस तरह इस लेवल पे हो कि अचानक एक ऑर्डर आता है उन सबको तब पता चलता है कि जी हमें वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये जैसे आपने पहले कहा, ये डिस्कस होती हैं चीज़ें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, सबको पता होता है कि कौन कहाँ जा रहा है, उस पर मेंटली तैयार होता है। फिर एक जो नई कमांड संभालनी होती है, ये प्रोसीजर एक दिन का नहीं है कि आपने जाके एक कुर्सी संभाली और एक जो जनरल है वो उठ गए। ये ब्रीफिंग्स का, बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स का, जिसमें दोनों जो जाने वाले और आने वाले दोनों उसमें शरीक होते हैं, ताकि उनको पता हो कि पहले क्या चल रहा था और आगे इसको कैसे लेके चलना है। ये इसी तरह ये ISI के जो कमांडर हैं, यहाँ भी जब चेंज होंगे कमांड तो इसी तरह 10-12 दिन का ये अमल होगा। तो ये पूरा मतलब दोनों जनरल
फैज़ हमीद और अगर नए आने वाले हैं जनरल नदीम अंजुम, वो बैठेंगे और मुश्तरका सदारत करेंगे मीटिंग्स की, ब्रीफिंग्स की, तो सारा कुछ चलेगा, फिर ये अमल होगा। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यार अनवर, ये पाकिस्तान में बड़ा एक सिचुएशन बन गई है इस वक्त। ISI की तैनाती उनके चीफ की, और ये इमरान खान साहब, और बड़ी झगड़े की खबरें कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ। फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी आज बात कही। व्हाट डू यू सी फ्रॉम वाशिंगटन कि ये जो इस तरह की जो पाकिस्तान के अंदर जो तफरीक और एक इशू खड़ा हो गया है, उससे अमेरिकन जो हैं वो क्या नर्वस होंगे, या क्या वहां पर आपका व्हाट आर यू हियरिंग? मीडिया ने कवरेज तो दी है समी, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इस पर कोई तबसरा नहीं हुआ, ना वो तबसरा करेंगे। लेकिन जाहिर है इसको यहाँ बहुत कंसर्न और बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा जा रहा है। बात बिल्कुल वाज़ह है, क्योंकि अमेरिका में कम से कम ये समझा जाता है कि पाकिस्तान को फ़ौज चलाती है। जब भी अगर आपको पता है कि यहाँ 3 किस्म की ब्रीफिंग होती है, एक ऑन द रिकॉर्ड होती है, एक ऑफ द रिकॉर्ड होती है, और एक होती है डीप बैकग्राउंड, जिसको आप रिपोर्ट करने के लिए नहीं होती, आपकी समझने के लिए होती है किसी भी इशू को। तो डीप बैकग्राउंड में अगर आप ऑन द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में जाएँ तो वहाँ कहा जाता है कि हाँ जी जमहूरियत है, जमहूरियत होनी चाहिए, फलां ये वो। लेकिन जब डीप बैकग्राउंड में जब आप ब्रीफिंग मांगते हैं, उसमें साफ करते हैं कि भाई हम एक गैर मुल्क है, हमें अगर पाकिस्तान में कोई काम करवाना है तो हमें पता है कि सिर्फ फ़ौज कर सकती है, तो हम फ़ौज से डील करते हैं। तो जाहिर है उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान में सबसे अहम अदारा जो है वो फ़ौज है, और उसके हवाले से जो भी गड़बड़ होगी उसमें यहाँ कंसर्न तो ज़रूर होगी। अच्छा अनवर, इसमें मैं ये सवाल आपसे इसलिए किया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और हमेशा से जब भी पाकिस्तान के हवाले से बात होती रही है, जो इंटरेस्ट रहा है सुपर पावर्स का या जो बैरूनी दुनिया का, कि वो जो हमारे न्यूक्स हैं कहीं कोई ऐसी अफरा तफरी ना हो जाए, कुछ ऐसा मामला ना हो जाए, कोई सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए। तो ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है, बिकॉज एक बड़ी थिन मेजॉरिटी है वज़ीर आज़म साहब की, और इस तरह, और आर्मी के बारे में ये है यहाँ पे तासुर की यही हुकूमत चलाती है। ये सिचुएशन जो है, डू यू थिंक अभी भले उनका ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट नहीं आया, या हो सकता है अभी थोड़ी टाइम ना भी आए, बट इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अमेरिकन। आई मीन नॉर्मली तस्वुर ये किया जाता है कि वो बड़ी सोच विचार में होंगे इस वक्त। बिल्कुल अलार्मिंग होगी। आप ये देखें, गवर्नमेंट के अलावा यहाँ एक लॉबी तो मौजूद है ना, जो बार बार ये कहती है कि पाकिस्तान में किसी वक्त भी मिलिटेंट्स जो हैं वो न्यूक्लियर हथियारों को पे कब्ज़ा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ जो होता है ना अफवाहों का जो सिलसिला होता है, सीना गज़ट जिसको कहते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि कारगिल के मौके पे मसलन इंडिया जब हमला करने लगा तो उनको ये कह कर रोका गया कि भाई एक मजबूत फ़ौज जिसके के कंट्रोल में हो न्यूक्लियर हथियार हमारे लिए बेहतर है, बजाय इसके कि एक ऐसी सूरत हाल हो जाए जिसमें मुख्तलिफ फैक्शन बन जाए और हर फैक्शन के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाए। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज एक मुत्तहिद फ़ौज के तौर पर रहे जिसके कंट्रोल में न्यूक्लियर हथियारों, ताकि हम उससे बातचीत कर सकें। तो न्यूक्लियर हथियार के वाले से, लेकिन यहाँ एक लॉबी मौजूद है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, कांग्रेस में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, मीडिया में तो बहुत ज़्यादा है, जो बार बार कहती है कि आप, और जब से तालिबान का वहाँ कब्ज़ा हुआ है, हुकूमत बनी है काबुल में, तो बहुत ज़्यादा कहा जाने लगा है कि वो जो है पाकिस्तान में मिलिटेंट्स, अगर ज़रा सी भी फ़ौज कमज़ोर पड़ी तो मिलिटेंट जो है हथियार ले। अभी रिपोर्ट आई थी, मैंने डॉन में दी भी थी, उसमें ये कहा गया था कि घर उनकी प्रोफेशनल आर्मी है और वो न्यूक्लियर हथियारों की हिफाजत कर सकती है, लेकिन मिलिटेंट्स कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अगर फ़ौज कमज़ोर होती है तो इस हवाले से अमेरिका में तशवीश लाजमी है। अहमद मंसूर, आपने ये बात सुनी अनवर इकबाल की, तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं या आपकी, क्योंकि यू कवर फोर्सेस, तो ये जो एक बैनुल अक़वामी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के बारे में जो हमारे दुश्मन क्या सराहियाँ कर रहे होंगे, या जिस तरीके से वो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाते हैं, इससे पहले हमने वो यूरोपियन यूनियन डिस्टेंस फॉर लैब भी देखी, तो ये भी एक जहनों में होगा इस वक्त हमारे कि इसको जल है और किस तरीके से हल किया जाए। कहीं आपको कोई फील आई कि ये भी सोच में है?
समी साहब, मैं तो समझता हूँ कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पाकिस्तान के जो सिनेरियो देखें, इसको आप वो प्रोपेगेंडा वहाँ बिल्कुल करेंगे, उनका काम है, वो प्रेशर में भी लाएंगे। उन्होंने हमेशा इस तरह के जो प्रेशर हैं पाकिस्तान पे बिल्ड किए हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में मिलिटेंट्स को और अफगानिस्तान की सूरत हाल को बिल्कुल भी नहीं मिलाकर देख सकते। देखें, यहाँ पे जिस तरह के साथ पाकिस्तान ने ये जंग जीती है, चाहे वो जंग शुरू अमेरिकन के अफगानिस्तान पे गलबे की वजह से शुरू हुई हो या कोई भी वजह हो, लेकिन पाकिस्तान ने जो इंतहा पसंद थे, जो टीटीपी थी और जो बाकी दहशतगर्द ग्रुप थे, उनको यहाँ पे शिकस्त दी है। उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड से वहाँ से उनको निकाला है। एक भी सेफ हेवन उस तरह नहीं है कोई इलाका पाकिस्तान में कहीं कि इलाका गैर है, वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल है। अफगानिस्तान में तो 12 दिन में उन्होंने, अमेरिकन जैसे अभी निकले भी नहीं थे, काबुल में थे, 12 दिन में मोटरसाइकिलों पर बैठ के उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। और ये खुद जो अमेरिकन जो स्टैब्लिशमेंट है वो बैठ के ब्रीफ कर रही है अपने प्रेसिडेंट को कि हम खुद हैरान हैं। तो वो इसका अंदाजा नहीं लगा सके, तो पाकिस्तान के बारे में उनके अंदाजे कहां जाएंगे कि वो यहां पे लगाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल ही एक मजाका खेल है। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है समी साहब, इस पे तो आप पूरी एक डिबेट है कि किस कदर फूल प्रूफ है। और ये नहीं, बात आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो अभी अनवर ने भी बात की कि एक लॉबी मौजूद है, जो इंटरनेशनल मीडिया में चीजें आती हैं, ये एक इम्पैक्ट होता है पूरी दुनिया में। जो परसेप्शंस हैं, जो नैरेटिव्स हैं, वो बड़ी अहमियत रखते हैं। ये बात पाकिस्तान के अंदर की जो सिचुएशन है वो तो आप दुरुस्त बयान कर रहे हैं। अच्छा अनवर, जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो दोहा में इनके जो अमेरिकन के मुज़ाकरात हुए तालिबान के साथ, क्या व्हाट आर यू हियरिंग कि ये किसी तरफ जा रहे हैं आपस में इनके CBM, उसमें कुछ आपको लगता है इम्प्रूवमेंट है या अभी सिचुएशन ऐसी रहेगी? देखें, इन्होंने जो ऑफिशियल तबसरा दिया तो उसमें तो उन्होंने कहा कि मस्बत और तामीरी बातचीत हुई है और प्रोफेशनल बातचीत हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वाशिंगटन इस बात को, हमारे यहाँ जिस चीज़ को ये वाशिंगटन की शिकस्त बता के दिखाया जा रहा है, वो वाशिंगटन की एक रियलाइजेशन थी। आप यहाँ रह चुके हैं, आपको पता है कि ये जो जंग थी अफ़गानिस्तान की, अमेरिका में कितनी अनपॉपुलर थी। आपके होते हुए एक दफ़ा याद है कि लोगों ने लाखों जूते वाइट हाउस के सामने ला के रख दिए थे, और ये आज से 10-12-15 साल पहले की बात है। और उसमें जो एक औरत थी, जो उसकी लीडर थी, जिसका बेटा अफगानिस्तान में मारा गया था, तो उसने 10 औरतों को बुलाया, उनसे कहा कि अफगानिस्तान बोल दो, कैसे बोलते हैं। तो कोई भी नहीं बोल सके, अफगानिस्तान, वो बोलते रहे। तो उसने कहा कि माई सन died for a country whose name I cannot even pronounce. Why are we there? तो आपको पता है कि और फिर उनका जो खर्चा था, उनको एक रियलाइजेशन हुई कि हो गया है, हमाकत हमने कर ली, अब इस हमाकत का जो है खात्मा इसी तरह हो सकता है कि हम अपनी हमाकत को तस्लीम करें और निकल जाएं। और निकल गए, और निकलते वक्त भी इनको इस बात का एहसास था कि 80% तनख्वाहें हम देते हैं, हमारी इमदाद के बगैर नहीं चलेगा। और आपने देखा तालिबान की जो एक्टिंग वज़ीर ख़ारजा, उनका बयान भी आया कि जी इमदाद ज़रूर दें। तो मुझे ये समझ में नहीं आता हमारे यहाँ लोग कैसे कहते हैं कि शिकस्त हो गई, जिस मुल्क को शिकस्त हो गई, तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, उसी से आप इमदाद मांग रहे हैं। भाई बात ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया। समी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी अपनी काबीना के बहुत से वज़रा और बहुत से मशीर जो हैं, उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात हैं। वहाँ पर कमेटियाँ बना दी जाती हैं और वहाँ पर आईन व कानून जो है वो नज़र नहीं आता। और जो एक चीज़ डिसिप्लिन और डेकोरम के साथ की गई है, कानून के मुताबिक की गई है, उस पर एक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं होता। इट्स रियली क्वेश्चनेबल। आखिर इमरान खान साहब चाहते क्या हैं? फेस सेविंग चाहते हैं किस तरह की? आई डोंट नो, इट्स रियली क्रूशल। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।